Okay, so visible now. So in last lecture, we have studied about the difference between OOP, POP, and we covered our syllabus, then teaching scheme also, then need of object-oriented programming, and some properties of object-oriented programming. Then basic concepts of object and classes we have seen in last lecture. So here encapsulation and data abstraction also we have seen in the last lecture. What is encapsulation and what is data abstraction? So encapsulation is the combination or collection of the data and functions into the single unit. You can combine, or you can uh, we can say wrap into the single unit of combination of data and function. We can uh, combine it. Okay, so that is called as encapsulation. Encapsulation means क्या होता है कि हमें आपके एक मिनट. सो एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है कि आपका जो भी डेटा कंबाइन किया जाता है, डेटा रहे या फंक्शंस रहे, मीन्स आपके जो भी डेटा टाइप्स है या उसके जो वेरिएबल्स है उसका कलेक्शन, एंड जो भी फंक्शंस है उसका कलेक्शन, मीन्स आपका एनकैप्सुलेशन इनटू सिंगल यूनिट. Then the data is not accessible to the outside world, and only those function which are wrapping in the class can access it. So इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, एक्सेस प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा सकते हैं, ताकि आपका जो भी डेटा है जो विजिबल नहीं होना चाहिए बाहर दूसरे क्लासेस को या दूसरे जो भी फंक्शंस होंगे उनको, अगर आपको डेटा एक्सेस नहीं देना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग encapsulation. Then the data abstraction is what is data abstraction? It is a hiding of data or information. Okay, hiding of data or information, that is called as data abstraction. It is used for the banking applications mostly, and where we want a security purpose, we can use data abstraction concept into the object oriented programming. Then the inheritance, we already studied about the inheritance in the into the unit number 3. Inheritance means accessing the properties of one class into another class. क्या होता है inheritance? एक क्लास के प्रॉपर्टीज हमें दूसरे क्लास में एक्सेस करना है एंड उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. तो जनरल लाइफ में अगर आप एग्जांपल देखोगे इनहेरिटेंस में, तो आपके पापा की प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाती है, आपके पापा की कार आपके पास आ जाती है. तो इस तरीके से रीयूजेबिलिटी जो कहते हैं कंसेप्ट, रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस का मोस्ट प्रोबेबली जो यूज है वो है रीयूजेबिलिटी. मीन्स जो भी आपने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है उसको आपको क्या करना है, रीयूज करना है. मीन्स उसी को आपको एक्सेस करना है, उसी के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी. एंड रीयूजेबिलिटी जो है वो आपके इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा पॉइंट है. सो अगर आप कोई कोड लिखते हो तो उस कोड के अंदर आपकी जो भी फंक्शनिंग होगा उस फंक्शनिंग को आपको फिर से यूज करना है, फिर से कई प्रोग्राम में अलग प्रोग्राम के अंदर अलग क्लास के अंदर आपको यूज करना है. तो यू कैन call it is an inheritance. By using inheritance we can call that function also, or that data members also. Okay, then the next is polymorphism. Polymorphism is ability to take more than one form. So polymorphism में क्या होता है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग प्रोवाइड करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस पर प्रोवाइड करना है, सो उसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करोगे कि एक आपके पास फंक्शन है गेट डेटा नाम का, या फिर एडिशन नाम का फंक्शन है. सो एडिशन नाम के फंक्शन को हम मल्टीपल फंक्शनिंग दे सकते हैं, अलग अलग फंक्शनिंग दे सकते हैं अलग अलग क्लास के अंदर. सो जस्ट लाइक एडिशन, अगर आपका फंक्शन है तो एक फंक्शन आपका 2 नंबर के एडिशन परफॉर्म करने के लिए रहेगा, एक फंक्शन आपका 3 नंबर के एडिशन परफॉर्म करने के लिए रहेगा, एक फंक्शन आपका 4 नंबर के एडिशन परफॉर्म करने के लिए रहेगा. तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो उस फंक्शन को या उस ऑपरेटर को. तो ऑपरेटर का एग्जांपल अगर कंसिडर करेंगे तो एडिशन करने के लिए हमें क्या लगता है, प्लस ऑपरेटर लगता है. उससे क्या होता है, 2 नंबर की एडिशन हो जाती है. एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन उसको कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग. तो नेक्स्ट ऑपरेशन उसी प्लस साइन जो है उसी को हम नेक्स्ट ऑपरेशन दे सकते हैं कॉन्केटिनेशन. कॉन्केटिनेशन मीन्स क्या होता है, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना, 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना. फॉर एग्जाम्पल अगर
JSPM JSP है, तो JSPM JSP को कंबाइन करना होगा, तो JSPM प्लस JSP कर दिए तो आपको कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड अगर 1+2 किए तो भी आपका एडिशन ऑपरेशन, तो एक ही सिंबल है आपके पास प्लस, लेकिन ऑपरेशंस दो हो रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक मेन फंक्शन है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग आप कर सकते हो उसमें। Then the next one is dynamic binding and message passing. So dynamic binding is, in dynamic binding the code to be executed in the response to function call in decided at runtime C++ has virtual functions to support this. So dynamic binding दो words आपको ध्यान में रखना है, static and dynamic. Static and dynamics में क्या होता है? Static means earlier, okay, and dynamics means late. Late means क्या होता है कि अर्लियर मीन्स अगर आप कंपाइल एंड रन, दो प्रोसेस है हमारे प्रोग्रामिंग के, तो कंपाइल टाइम में जो भी होता है उसे कहा जाता है स्टैटिक बाइंडिंग, जो होता है आपके अर्लियर फेज में, जस्ट आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो तब आपका स्टैटिक बाइंडिंग होता है। देन आपका डायनामिक जो बाइंडिंग होता है वो आप प्रोग्राम रन करते हो तब। बाइंडिंग मीन्स क्या है? कॉलिंग टू द फंक्शन और कॉलिंग टू द वी कैन कॉल इट एज कॉलिंग टू द फंक्शंस और कॉलिंग टू द डेटा मेंबर्स, जो भी डेटा मेंबर्स होंगे उसको हमें कॉल करना है या उसको वैल्यूज असाइन करना है। सो इन केस अगर आप डायनामिक बाइंडिंग रहता है, आपका वर्चुअल फंक्शंस रहते हैं, तो वर्चुअल फंक्शंस के अंदर आप डायनामिक बाइंडिंग यूज होता है क्योंकि वो रन टाइम में कॉल होता है। रन टाइम में मीन्स जब आप रन टाइम प्रोग्राम रन करोगे तब आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एंड स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स क्या होता है? जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो तब आपका जो भी ऑपरेशन से या जो भी एक्सेस करना है वो आपका परफॉर्म होता है स्टैटिक के लिए। तो स्टैटिक मीन्स अर्लियर एंड डायनामिक मीन्स लेट। ओके, लेट क्यों कहा जाता है उसको? एट दी रन टाइम वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड सेकंड वर्ड फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक इज स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट एंड डायनामिक्स मीन्स चेंजेबल। ओके, स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट एंड डायनामिक मीन्स चेंजेबल। तो डायनामिक रन टाइम में अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप तो वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, एंड अगर आप कंपाइल टाइम में करते हो तो एक बार अगर आपके वैल्यूज असाइन हो गए या आपका फंक्शन असाइन हो गया, उसके ऑपरेशन असाइन हो गए, तो वो ऑपरेशंस वहीं पे रहेंगे। ओके, देन मैसेज पासिंग मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो मैसेज पासिंग का एक कंसेप्ट है कि आपके ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है आपके प्रोग्रामिंग में। तो उसमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। A message for an object is a request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object. Okay, so object message passing means क्या होता है? जनरली हम मैसेज पासिंग मीन्स क्या करते हैं? एक मैसेज दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, एक मैसेज अगर आपके पास है तो आपको दूसरे को सेंड करना है, ताकि क्या होगा कि आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर होगा। यहाँ से मैसेज जाएगा, उधर पहुंचेगा, वहां पे वो वर्क होगा, उसके बाद वहां से मैसेज आया तो इधर। तो इस तरीके का जो मैसेज पासिंग, सर खूब फास्ट है, ओके थोड़ा स्लो, ओके ठीक है सर। मैसेज पासिंग जो होता है आपका, सो सिंपल मैसेज पासिंग अगर आपको वर्ड पता है तो उसके ऊपर आप उसको डिफाइन कर सकते हो। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैसेज पासिंग मीन्स क्या होता है कि वैल्यूज और इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट अगर आपको सेंड करना है तो उसे मैसेज पासिंग कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूशन जो भी होता है, एग्जीक्यूशन के लिए अगर आप कॉलिंग करते हो, ओके, एग्जीक्यूशन कॉलिंग मीन्स क्या होता है कि एक फंक्शन को आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है। XYZ क्लास है, XYZ क्लास के अंदर एक गेट डेटा नाम का फंक्शन है, तो उस फंक्शन को आपको XYZ के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। ओके, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम अगर आप लिखते हो तो वहां से एक मैसेज पास होगा कि वहां पे वो क्लास में आपका एक फंक्शन बनाया गया है, उस फंक्शन को हमें क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। सो इस तरीके का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू फंक्शन मैसेज पासिंग जो है वो आपका मैसेज पासिंग के अंदर परफॉर्म होते रहता है। देन द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन से है देखिए। सिमुला वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा, पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, .NET एंड
Ruby are the most popular OOP languages today. So these are the object oriented programming language. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि जावा आपको नेक्स्ट इसमें आएगा, देन पाइथन आएगा, एडवांस जावा आएगा, विजुअल बेसिक डॉट नेट आएगा. सो ये सभी लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जो सी लैंग्वेज आपने देखा था, सी रहे, कोबोल रहे या फोर्टन रहे, ये जो लैंग्वेजेस है वो आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है. बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी आपकी सिमुला वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सिमुला जो लैंग्वेज थी वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी. उसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा है, पाइथन है, देन सी प्लस प्लस, then Visual Basic .NET है, then Ruby also are involved in the object oriented programming. Okay, then the Java programming language is designed specially for use in distributed application on corporate network and the internet. Ruby is used in many web applications. So Java programming language जब आप पढ़ोगे तो उसको डिटेल में आपको पढ़ना है, लेकिन Java programming language also a object oriented programming language. We can call it as pure object oriented programming language. Pure object oriented programming language क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम C++ सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका मेन मेथड कहाँ पे होता है? क्लास के बाहर होता है. ओके, मेन मेथड आप क्लास के बाहर लिख सकते हो, लेकिन जावा के अंदर कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो होता है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है. मेन मेथड भी क्लास के अंदर ही होती है. ओके, सो उसमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड क्लास के ही फॉर्म में आपको कोडिंग लिखना पड़ता है. तो वो होता है आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट इज स्पेशली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है कि एक सिस्टम पे एक एप्लीकेशन शुरू है, उसी एप्लीकेशन के ऊपर 10 और लोग ज्वाइन हो सकते हैं, उसके ऊपर सेम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं. तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. वो डिटेल में आपको जावा में पढ़ सकते हो आप. नेटवर्किंग में वो काम होता है. मीन्स मैं अगर इंडिया में बैठा हूँ, एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, वही अमेरिका में उसके ऊपर उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक दूसरा पर्सन काम करते रहेगा, सेम एप्लीकेशन एक्सेस होती रहेगा. वही दूसरे इसमें कई रशिया में दूसरा पर्सन उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस करते रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. ओके, तो ये एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है. देन रूबी लैंग्वेज इज यूज फॉर मोस्टली वेब एप्लीकेशन. जो आपके वेबसाइट्स होते हैं, तो वेबसाइट्स बनाने के लिए रूबी यूज होता है मोस्टली. जावा भी यूज होता है उसमें, लेकिन रूबी मोस्टली उसमें वेब एप्लीकेशंस के लिए होता है. तो ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ओके, अंडरस्टैंड. देन द एप्लीकेशंस ऑफ ओओपी. एप्लीकेशंस मींस आपका यूज क्या है ओओपी. अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उसमें यूज क्या है? तो सबसे पहला यूज है रियल टाइम सिस्टम्स डिजाइन. रियल टाइम सिस्टम्स, किसी को पता है रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं? एनीवन? मैसेज बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो. एनीवन नो अबाउट द रियल टाइम सिस्टम्स? आपको सैटेलाइट्स पता है सबको? इसरो नाम सुना होगा, नासा नाम सुना होगा. यस, तो सैटेलाइट में रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या है? वो एक्टिव होना चाहिए, कंप्लीटली एक्टिव होना चाहिए. मीन्स उसमें अगर आप सेकंड या मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो उस टाइम पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होती है, रियल टाइम एप्लीकेशंस यूज होते हैं. तो वहां पे आप रियल टाइम मीन्स करंट वर्किंग टाइम में वो वर्क हो रहा है. फॉर एग्जांपल सिंपल अगर प्रोग्रामिंग आप देखोगे, तो आपकी कार है, कार सबको पता है, कार में होता है एयरबैग्स. ओके, एयरबैग्स ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं. जैसे ही आपका गाड़ी कहीं पे टच हो जाती है एंड एट दी उसका एक पिक पॉइंट होता है, वहां तक अगर वो डैमेज होती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स, आप बोल सकते हो विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स आपका एयरबैग्स ओपन होना चाहिए. ओके, सो वहां पे क्या होता है, उस टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए. वहां पे उसे कहा जाता है रियल टाइम आपका सिस्टम्स जो डिजाइन होते हैं, उसके रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने के लिए ओओपी यूज होता है. सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग सिस्टम. सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग सिस्टम्स मींस आपके जो भी सिमुलेटर्स आपने यूज किए होंगे,
तो सिमुलेटर्स बनाने के लिए या मॉडलिंग सिस्टम्स आपके 3D डिजाइन वाले एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होता है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है वो भी आप बना सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट और डेटाबेस एप्लीकेशन। ओके, distributed database applications and your database applications। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटाबेस एप्लीकेशंस कंसिडर करोगे तो आप यूज कर रहे होगे कोई, तो उस तरीके के जो डेटाबेस आप बनाते हो उसके एप्लीकेशंस जो है वो बनाने के लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होता है डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए। क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स, जो आपके क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर भी ओपी यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया मींस आपके जो भी इंटरनेट प्रोग्रामिंग्स है, सो इंटरनेट प्रोग्रामिंग्स भी यूज करने के लिए आपके एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशंस होंगे या फिर इंटरनेट एप्लीकेशंस होंगे, एप्स होंगे, तो उसको भी आपको बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जरूरी है। देन न्यूरल नेटवर्किंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल मेडिकल एप्लीकेशंस अगर कुछ है तो मेडिकल जो भी उसे क्या कहा जाता है मशीनरीज जो है उसके ऊपर अगर आपको कोई एप्लीकेशंस बनाना है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस बनाना है, ऑटोमेटिक मशीनरी बनाना है, तो उसके लिए भी आपका ओओपी यूज होता है। देन डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जो नॉर्मल आपके जो भी यूज जनरल यूज के एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें ऑटोमेशन आता है, मीन्स ऑटोमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए, या डिसीजन सपोर्ट होता है, लॉजिक होता है, सो उस एप्लीकेशंस को भी आप ओओपी में डिजाइन कर सकते हो। तो ये है आपके एप्लीकेशंस ऑफ ओओपी, कहाँ कहाँ पे यूज होता है आप उसको ये देख सकते हो। देन ट्रेन सिग्नल्स, अनरियल इंजिन्स, ओके, वहाँ पे भी आप दे सकते हो क्योंकि वहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम लिमिट होता है। सो उस जहाँ पे भी आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा एंड बाइंडिंग आएगी, बाइंडिंग उसको कह सकते हैं, या फिर बाउंड्रीज आती है, वहाँ पे आपका रियल टाइम एप्लीकेशन यूज होता है। सी प्लस प्लस, व्हाट इज सी प्लस प्लस? तो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। अभी एक्चुअल आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या है? C++ is object oriented programming language developed by Bajorn Startup and is an extension of C language। जैसे मैंने कहा था कि ये C language का ही extension है, लेकिन C language आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, then it is therefore possible to code C++ in a C style or object oriented style. In certain scenario it can be coded in either way, and it thus an effective example of a hybrid language. Okay, it is a combination of C and advanced C. You can call it as advanced C. C++ means you can call it as advanced C, means combination of C and C++ code is related to code, means जो भी आपका C के कोड्स है उस तरीके के ही कोड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडिशनल वर्क आपको करना है। मीन्स फंक्शन डिक्लेरेशन सेम है, आपके डेटा मेंबर्स डिक्लेरेशन सेम है, लॉजिकली सेम है, देन योर लूप्स, योर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सब सेम है। सिर्फ कोडिंग वाइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टाइल में आपको लिखना है एंड वो प्रोसीजर ओरिएंटेड के स्टाइल में लिखना था, तो इससे कहा जाता है सी का एंड C++ का हाइब्रिड फॉर्म है ये। Then C++ is a general purpose object oriented programming language. It is considered to be an intermediate level language as it is encapsulate both high and low level language features. Initially the language was called C with classes, and it had all properties of C language with an additional concept of classes. However, it was renamed to C++ in 1983। So 1983 में इसे C++ नाम दिया गया है। पहले उसे कहा जाता था C with classes। जैसे मैंने कहा कि बाकी लॉजिक सेम है, डिक्लेरेशन सेम है, इनिशियलाइजेशन सेम है, डिसीजन मेकिंग सेम है, सो ऑपरेटर सेम है, सो बाकी सब सेम है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेटिकली चेंज हो जाता है एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। सो इसीलिए उसे कहा जाता था C with classes। मीन सी प्रोग्रामिंग ही है लेकिन उसके अंदर एडिशनली क्लासेस आ चुका है। सो उसको पहले नाम था C with classes, देन उसको नाम चेंज किया गया है उसका C++ in 1983 एंड
इट इज ए इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज। इंटरमीडिएट मीन्स क्या है, आपका हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी काम करेगा एंड आपका एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी काम करेगा, तो इसीलिए उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट लेवल। देन इट इज प्रोनाउंस सी प्लस प्लस, ये तो सबको पता है कि इसे प्रोनाउंस क्या किया जाता है, सी प्लस प्लस। देन कुछ कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कुछ कीवर्ड्स आपने ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखे होंगे एंड कुछ एडिशनल कीवर्ड्स भी इसके अंदर है। सो आप यहाँ पे कीवर्ड्स की लिस्ट सब देख सकते हो, उसमें से कीवर्ड्स क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स थे कि नहीं थे, यस और नो? सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स यूज किया है? यस यस यस। सो व्हाट इज कीवर्ड्स? व्हाट इज कीवर्ड्स? Special reserved words, Omkar says. Okay, good. Again, printf, scanf. Okay, printf, scanf is keyword. Okay, but what is keyword? What is the use of keyword? Predefined. Okay. बाकी लोग सो गए क्या सब? ओनली 3-4 लोग ही मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे। Everyone write your answers. If it is wrong, no problem. Reserved word. Okay. सो सबको पता है कीवर्ड्स क्या होता है, कि ये कीवर्ड्स होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होता है, मीन्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको एक मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि ये एक वर्ड है, इसका अगर आप यूज करते हो तो उसका वर्क क्या होना चाहिए। मीन्स आपका एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्स लिखा है, सो एक एल्स वर्ड है, सो एल्स वर्ड अगर आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हो तो उसका एक मीनिंग रहेगा कि एल्स अगर लिखा है तो क्या है, printf अगर लिखा है तो क्या है। printf is a function, okay, that is not a keyword but it is a predefined function। so अगर printf लिखा है तो उसके लिए एक कुछ तो भी डेफिनेशन होना चाहिए। सो ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए, ऑलरेडी उसको मीनिंग प्रीडिफाइन उसको कह सकते हैं हम, जो मीनिंग प्रोवाइड किया है उसको एंड रिजर्व करके रखा है उसके लाइब्रेरीज में। ओके, सो लाइब्रेरीज है उसमें ऑलरेडी डिजाइन किया है विथ मीनिंग वर्ड्स एंड वो वर्ड्स वहां पे स्टोर करके रखे कि अगर ब्रेक की लिखा है तो ब्रेक होना चाहिए, अगर क्लास लिखा है तो उसका क्या यूज होना चाहिए, देन प्राइवेट लिखा है तो उसका यूज क्या होना चाहिए, पब्लिक लिखा है तो उसका यूज क्या होना चाहिए, स्ट्रक्ट लिखा है तो उसका यूज क्या होना चाहिए, शॉर्ट लिखा है तो उसका यूज क्या होना चाहिए, इंट लिखा है तो इंट का यूज क्या होना चाहिए, फ्लोट लिखा है तो फ्लोट का यूज क्या होना चाहिए। ये सब डेफिनेशंस जो है वो लाइब्रेरी, एक सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरीज के अंदर वो क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है। And the most important property is keywords cannot be used as variable name। okay, समझ में आया क्या बोला मैंने? keywords cannot be used as variable name। variable name, जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। सो कोई भी अगर आप कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम यूज करोगे तो वो आपको एरर शो करेगा, क्योंकि जो भी आप वेरिएबल नेम्स देते हो वो कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, वो कीवर्ड्स छोड़ के अलग कोई भी वर्ड होना चाहिए। ओके, सो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड इट इज स्टोर्ड इनटू द लाइब्रेरी एंड इनको एक मीनिंग प्रोवाइड किया गया है, उसको रिजर्व करके रखा है आपके लाइब्रेरीज के अंदर, ताकि आप जब फंक्शंस के अंदर यूज करोगे, कोई भी ऑपरेशन के लिए यूज करोगे तो उसका जो मीनिंग है वो लाइब्रेरी से आएगा, आपको उसको एडिशनली मीनिंग देने की जरूरत नहीं है। सो ये शॉर्टकट्स है कि ये वर्ड अगर आप यूज करते हो तो उसका मीनिंग आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम को समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि फ्लोट मीन्स क्या होता है, इंट मीन्स क्या होता है, प्राइवेट मीन्स क्या होता है, पब्लिक मीन्स क्या होता है। जस्ट लाइक दैट ये सब आपके कीवर्ड्स है जो आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग में भी आपने कीवर्ड्स देखा होगा, उसी तरीके से आपके सी प्लस प्लस में भी कीवर्ड्स है। तो ये प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स आपको प्रोग्राम जब आप लिखोगे तो यूज करना है। ओके, सो ये कुछ कीवर्ड्स आपके सामने शो किए। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज identifier। what is identifier?
ये सब आपने सी में देखा होगा, मैं पहले ही बोला था आपको कि सी इज अ कॉम्बिनेशन, सी प्लस प्लस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड एडवांस सी। ओके, सो एडवांस सी मीन्स आपका सी प्लस प्लस, और यू कैन कॉल इट एज सी एंड क्लासेस। सो सी प्रोग्रामिंग का ही सब है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, थोड़ा सा एडिशनल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, नेम गिवन टू द वेरिएबल। ओके, अगेन अगर रियल टाइम आप एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, जनरल अगर आप एग्जांपल लेते हो तो आपका नाम, आपको एक नाम रखा है घर वालों ने, सो आपका नाम एक आइडेंटिफायर है जो कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ओके, जनरल लाइफ में नेम गिवन टू वेरिएबल। ओके, वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास एंड अदर एंटिटीज, जिसको भी आप आइडेंटिफाई करने के लिए नाम देते हो आपके हिसाब से, जो भी आपका लॉजिक है उस हिसाब से आप नाम देते हो, सो उस नाम को कहा जाता है आइडेंटिफायर, एंड वो यूज होता है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, पी क्यू आर क्या है। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफायर डिजाइन कर सकते हो। मीन्स आइडेंटिफायर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हो रेदर देन कीवर्ड। ओके, आइडेंटिफायर्स में आपको जो चाहिए आप लिख सकते हो, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट अगर देखोगे आप, द आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड एंड कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड। ओके, आइडेंटिफायर, जैसे मैंने कहा था कि वेरिएबल नेम अगर आपको देना है तो कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो कोई। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर के एडिशन करना है, सो आपको कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? फास्ट टाइप आंसर। अगर दो नंबर के आपको एडिशन करना है तो कितने वेरिएबल्स देने पड़ेंगे? प्रज्वल से 3, 2 and 1 for store. Okay, means total 3. Again 3 3 3. सो तीन वेरिएबल्स आपको लेना पड़ेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा सम, एडिशन के लिए हम स्टोर करने के लिए सम लिखेंगे। सो आपका नंबर 1, नंबर 2 एंड सम, ये जो आइडेंटिफायर्स है उसको आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर 1 लिखो या num1 लिखो या ABCD लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए इंटीजर पब्लिक कॉमा प्राइवेट कॉमा सम, पब्लिक प्लस प्राइवेट इज इक्वल टू सम, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट आपका क्या है? कीवर्ड है। सो वो पहले ही उसको डिजाइन करके रखा है, उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करके रखा है। सो आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर आइडेंटिफायर देना है तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन कीवर्ड नहीं दे सकते हो। कीवर्ड का जो भी नाम रहेगा उसको छोड़ के आप कोई भी नाम दे सकते हो, कितना भी बड़ा दे सकते हो, कितना भी छोटा नाम दे सकते हो, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। Okay, then the next point is the identifier can only be composed of letter, number and underscore character. That means the name cannot contain symbols. Okay, underscore or white space means underscore आपका चलेगा सिंबल्स में एक, बाकी कोई भी सिंबल आपको आइडेंटिफायर लिखते वक्त नहीं चलेगा, एंड स्पेस भी नहीं चलेगा। मीन्स एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि अगर आपको इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा सम लिखना है, तो आप ये नॉर्मल आपके आइडेंटिफायर्स हो गए। उसी को अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, सो नंबर अंडरस्कोर 1, नंबर अंडरस्कोर 2, इस तरीके से हम दे सकते हैं। मीन्स आपका कैरेक्टर्स मीन्स लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर, इनका कॉम्बिनेशन करके आप कोई भी आइडेंटिफायर दे सकते हो, लेकिन वी कैन नॉट यूज अदर सिंबल्स रेदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़ के आप कोई भी सिंबल उसमें यूज नहीं कर सकते हो, और उसमें व्हाइट स्पेस मीन्स आप ब्लैंक स्पेस भी नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर स्पेस 1 इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। अगर आपको स्पेस मेंशन करना है तो आप अंडरस्कोर दे दो उसमें, सो वो आपका स्पेस कंसिडर हो जाएगा, लेकिन आप स्पेस दे नहीं सकते हो। अगर स्पेस देते हो तो नंबर अलग हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा। ओके, ठीक है, सबको समझ में आया तीनों पॉइंट्स? Then the identifier must begin with a letter or an underscore. It cannot start with number.
जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आपके लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए कोई भी, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, बट नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नंबर 1 लिखा तो चलेगा, नंबर अंडरस्कोर 1 लिखा तो चलेगा, लेकिन 1 नंबर लिखा तो गलत हो जाएगा। नंबर से स्टार्ट नहीं करना है हमें। ओके, ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, यू कैन गिव अंडरस्कोर आल्सो एट दी स्टार्ट। Then C++ distinguish between lower and upper case letter and value is different than n value, sorry n space value is different than n value is different than n value। अभी यहाँ पे समझ में आ गया सबको क्या है? इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि अगर आप सेम वर्ड लोअर केस में लिखते हो एंड सेम वर्ड अपर केस में लिखते हो, मीन्स कैपिटल लेटर में लिखते हो या लोअर लेटर में लिखते हो, स्मॉल लेटर में, तो दोनों वर्ड डिफरेंट वर्ड कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में दिया है एन इज स्मॉल, वी इज कैपिटल, ए इज स्मॉल, एल इज कैपिटल एंड यू इज सॉरी एल इज स्मॉल, यू इज स्मॉल एंड ई इज स्मॉल, एंड नीचे दो दिया है कैपिटल में दिया है एन वैल्यू। सो ये ऊपर वाला एन वैल्यू जो है वो अलग है, ये एन वैल्यू अलग है, क्योंकि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। सो केस सेंसिटिव अगर लैंग्वेज होगी तो उसमें आप कैपिटल स्मॉल लिखते हो तो भी अलग हो जाएगा। तो लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल स्मॉल होना नहीं चाहिए। अगर आप डिफरेंट वर्ड्स के लिए यूज कर रहे हो तो आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हो, लेकिन अगर वही वर्ड यूज कर रहे हो, मीन्स नंबर 1 अगर आपको यूज करना है तो नंबर 1 नीचे भी नंबर 1 अगर आपने ऊपर स्मॉल में लिखा है तो नीचे भी स्मॉल में ही होना चाहिए। अगर आप उसमें एक भी कैपिटल करते हो तो आपको एरर आएगा। तो सबको समझ में आ गया ये 5 पॉइंट्स आइडेंटिफायर के? टाइप यस और नो। सिंपल पॉइंट्स है आपके आइडेंटिफायर को, आप कुछ भी नाम दे सकते हो कीवर्ड छोड़ के। देन आपके आइडेंटिफायर के अंदर लेटर्स होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, नंबर्स लेटर्स एंड अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन व्हाइट स्पेस नहीं हो सकते या अदर सिंबल्स नहीं हो सकते। देन मस्ट बिगिन विथ अंडरस्कोर और लेटर, जो भी लेटर या अंडरस्कोर रहेगा उससे स्टार्ट होना चाहिए। एंड कैपिटल एंड स्मॉल में अगर वैल्यू आप नंबर ये लिखते हो आइडेंटिफायर तो वो डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। ओके, देन वेरिएबल्स, अभी आपके आइडेंटिफायर्स हो गए। आइडेंटिफायर्स में आप क्या क्या दे सकते थे? क्लास नेम दे सकते थे, फंक्शन नेम दे सकते थे, वेरिएबल नेम दे सकते थे, एंड अदर एंटिटीज को जिसको भी नाम देना है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स अभी आ जाते हैं स्पेसिफिक टाइप के ऊपर। तो वेरिएबल मीन्स क्या होता है? आपको आइडिया होगा, आपने सी में वेरिएबल्स बनाए होंगे। वेरिएबल इज नथिंग बट, लिखा है सौरभ, nothing but a name given to the storage area that our programs can manipulate. Okay, again, so variable जो होता है वो होता है सबसे पहले एक, अगर लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन है। स्टोरेज लोकेशन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए कोई नंबरिंग लगेगा या कोई वैल्यूज लगेंगी। सो वो वैल्यूज स्टोर करने के लिए हमारे मेमोरी के अंदर एक लोकेशन रहता है, वहां पे मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है वैल्यू। अभी अगर आपके मेमोरी के अंदर 1000 वैल्यू स्टोर है, सो उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे हम कि 1000 वैल्यूज अगर स्टोर है, 1 2 3 4 ऐसे कितने भी वैल्यू स्टोर है 1000, सो उस 1000 वैल्यू में से हमें जो चाहिए वो वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करना है, सो उसके लिए हमें क्या लगेगा? एक नाम लगेगा, एंड वो नाम हम देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल्स होता है आपका एक स्टोर करने के लिए एक लोकेशन क्रिएट करना है एंड उसको नाम देना है। ओके, एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक लोकेशन बनाना है एंड उसको एक नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक स्टोरेज लोकेशन मैंने बना दिया है। ओके, एंड इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है ये आप स्टोर कर सकते हो। इसका एक एड्रेस रहेगा, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका एक कोई भी एड्रेस रहेगा XYZ, ठीक है, H000F, ये हेक्साडेसिमल में रहता है,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखा। सो कोई भी एक डिफॉल्ट एड्रेस रहेगा, वो मेमोरी का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उसको एड्रेस प्रोवाइड करना। बट एड्रेस तो है, लेकिन ये लोकेशन को हमारा नाम देना है। सो नाम देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी, कंसिडर करो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा अभी माउस की वजह से ऐसे होता है। सो नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये नंबर 1 मीन्स आपका वेरिएबल नेम हो गया। एंड ये टोटल आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी इसका साइज मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि जब आप साइज के ऊपर जाएंगे हम, तो डेटा टाइप के साइज के ऊपर जाएंगे तब हम साइज के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये आपकी मेमोरी है, ये मेमोरी के ऊपर दिया हुआ नेम है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नेम, एंड ये जो है लास्ट वाला वो एड्रेस है। ओके, ये तीन चीजें ध्यान में रखना है वेरिएबल के बारे में, कि वेरिएबल को क्या होता है, आपके वेरिएबल को होता है नेम, उसका एड्रेस एंड उसकी वैल्यू। ओके, सो क्या बोलता है देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में। Variable, a variable is a value that can change depending on condition or on information passed to the program. Typically, a program consists of instructions that tells the computer what to do and data that the program use when it is running. So variable ऐसी चीज होती है, उसे आप चेंज कर सकते हो, आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो, आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर यूज, डिपेंड ऑन योर ऑपरेशंस। सो उसको आप चेंज कर सकते हो, उसे कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड का मीनिंग भी होता है कि चेंजेबल। ओके, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। सो उसको आप वैल्यूज दे सकते हो एंड वो चेंज भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर कंडीशंस। एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सो इंस्ट्रक्शंस जिस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं उस तरीके से आप कंप्यूटर को टास्क देते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। जो आपका प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स अगर आपको कहा जाए कि यहाँ आपके घर से आपको कॉलेज में जाना है, तो आपको कोई तो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स कहाँ से स्टॉप पे जाना है, स्टॉप पे बस लेना है, बस लेके कॉलेज के स्टॉप पे जाना है, वहां से उतरने के बाद आपको गेट से एंटर करना है, देन राइट टर्न, देन लेफ्ट टर्न, फिर इंजीनियरिंग बिल्डिंग आ रहा है, उसके बाद आपका पॉलिटेक्निक बिल्डिंग आ रहा है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस अगर आपको प्रॉपर मिले तो आप घर से कॉलेज तक आ सकते हो। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन ही पता नहीं, मीन्स आपको कॉलेज का पता ही नहीं है कहाँ पे, तो आप किस तरीके से जाओगे। तो आप सिस्टम का भी वही होता है, अगर आप सिस्टम को कोई टास्क देना चाहते हो तो उसे इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी है, एंड आप प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस उसे पास करते हो। ओके, सो जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दोगे उस तरीके से कंप्यूटर क्या करेगा, आपका कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करेगा एंड प्रोग्राम रन करेगा। सो उस प्रोग्राम के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, जिस तरीके की वैल्यूज चेंज होगी, वो आपके वेरिएबल के अंदर होगी। देन द डेटा कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यूज दैट नेवर चेंज एंड वेरिएबल वैल्यूज which are usually initialized to 0 or some default value because the actual value will be supplied by the programmer is okay. So कुछ कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो कांस्टेंट कीवर्ड यूज करके आप उसको कांस्टेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका पाई की वैल्यू 3.14 अगर आपको देना है तो उसको हमें चेंज नहीं करना है कभी भी। पाई की वैल्यू होती है आपकी सेम 22/7 या फिर 3.14। सो वो अगर आपको कांस्टेंट करके रखना है तो आप कांस्ट कीवर्ड यूज करके आप उसको कांस्टेंट कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल उसका होता है उसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। बाय डिफॉल्ट एक तो आप 0 से इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम असाइन कर सकता है, एंड द वैल्यू इज सप्लाइड बाय यूजुअली प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर जो भी रहेगा, यूजर जो भी रहेगा, उसके हिसाब से वो वैल्यूज पास करेगा। अगर नहीं करता है तो इनिशियलाइज बाय 0 होगा या फिर सिस्टम उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करेगा। ओके, देन यूजुअली बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज सर्टेन डेटा टाइप्स। कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना है या फिर कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करना है तो उसको एक डेटा टाइप लगेगा। ओके, डेटा टाइप मीन्स क्या होता है कि जो भी आपको वैल्यू स्टोर करना होगा उसका एक टाइप रहेगा, तो उस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करने के लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं, वो टॉपिक हम आगे देखेंगे डिटेल में।
सो डेटा टाइप होना जरूरी है अगर आप वेरिएबल डिजाइन करते हो तो। देन ईच डेटा टाइप प्रिस्क्राइब्ड एंड लिमिट द फॉर्म ऑफ द डेटा। डेटा टाइप क्यों होता है, क्योंकि हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं वेरिएबल्स के ऊपर कि एक वेरिएबल लिया है तो उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए, कितना डेटा स्टोर होना चाहिए, वो लिमिट भी हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, उसका फॉर्म भी हम किस तरीके से करना है वो डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप्स इंक्लूड्स एन इंटीजर एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर or a string of text character usually limited in the length. Okay, so डेटा टाइप में आपके इंटीजर वैल्यूज हो सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज हो सकते हैं, मीन्स पॉइंट वाले वैल्यूज जो होते हैं वो, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकते हैं, टेक्स्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। सो उसके अंदर आपको वो स्टोर करना है एट दी लिमिटेड लेंथ। हर एक डेटा टाइप की एक साइज होता है, उस साइज के उतना ही डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको कांस्टेंट्स देना है तो आप कांस्टेंट्स भी दे सकते हो जो चेंज नहीं होंगे। तो कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स वैल्यूज दैट द प्रोग्रामर मे नॉट अल्टर एंड दे आर ऑल कॉल्ड लिटरल्स। जो भी कांस्टेंट होते हैं जो प्रोग्रामर उसको चेंज नहीं कर सकता है, सो उन्हें लिटरल्स ऑल्सो कहा जाता है। देन कांस्टेंट्स कैन बी of any of the basic data types and can be divided into integer numeral, then floating point numeral, then character, string, boolean. ओके, सो इसमें से इंटीजर आपको पता है, इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर मीन्स आपके नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं वो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मीन्स आपके जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं वो, कैरेक्टर्स मीन्स आपका सिंगल कैरेक्टर, ए बी सी डी कोई भी सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स आप एक इसके अंदर अगर वर्ड बनाते हो तो स्ट्रिंग। देन बुलियन वैल्यूज मीन्स आपका ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यू। तो ये सभी वैल्यूज को आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, देन again a constant are treated just like regular variables except that their values cannot be changed modified after their definition. So constant वेरिएबल जो होते हैं वो कांस्टेंट आपके नॉर्मल वेरिएबल के जैसे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो प्रोग्राम में, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स क्या कह रहा है आपका कि बेसिक डेटा टाइप्स आपने ऑलरेडी देखा होगा, सबको पता है डेटा टाइप्स क्या होता है। यस और नो? सी प्रोग्रामिंग में आपने ऑलरेडी डेटा टाइप्स देखा होगा। सो डेटा टाइप क्या होता है, आपका जो भी वेरिएबल रहेगा आपको जो स्टोर करना है वैल्यूज, उसका एक स्पेसिफिक टाइप रहता है, वो टाइप स्पेसिफाई करने के लिए हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं। सो अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप यूज करना है, फ्लोटिंग वैल्यू अगर स्टोर करना है तो फ्लोट डेटा टाइप यूज करना है, एंड डिपेंड ऑन साइज यू कैन यूज डेटा टाइप ऑल्सो। ओके, हर एक डेटा टाइप होता है उसका अलग अलग साइज होता है, सो डिपेंड ऑन साइज आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक चार्ट दिया है, उसमें देखते हैं क्या होता है, टाइप्स एंड कीवर्ड्स। टाइप कौन सा है एंड उसका कीवर्ड क्या है। सो बुलियन टाइप मीन्स आपके ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज अगर आपको स्टोर करना है तो उसका कीवर्ड है बुल। ओके, सो बुल यूज करके आप उसका कीवर्ड यूज करके बुलियन डेटा टाइप वैल्यू स्टोर बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, अदर देन दैट कोई भी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हो ब्लू के अंदर, सॉरी बुलियन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स आपका सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कोई भी रहेगा उसको स्टोर करने के लिए आपको कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करना है। देन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू अगर स्टोर करना होगा तो इंटीजर डेटा टाइप यूज करना है। फ्लोटिंग मीन्स पॉइंट वाली वैल्यूज अगर स्टोर करना है तो आपके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज है। डबल फ्लोटिंग मीन्स डबल में भी आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्लोट का साइज छोटा है, डबल का साइज बड़ा है। सो फ्लोट का अगर 2 बाइट्स है, सो डबल का 4 बाइट साइज है जिसमें आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, फ्लोट के अंदर थोड़ा कम डेटा स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके से इंटीजर में आप थोड़ा कम डेटा स्टोर कर सकते हो 2 बाइट का, तो आपका लॉन्ग के अंदर आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो।
देन वाइट कैरेक्टर्स, WCHAR T वाइट कैरेक्टर्स मीन्स आपके अगर कोई सिंबॉलिक कैरेक्टर्स है जिसमें साइज ज्यादा है उसका, सो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन several of the basic types can be modified using one or more of types means मैंने जैसे कहा था कि इंटीजर है तो उसमें साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर मीन्स माइनस वैल्यू एंड प्लस वैल्यू हो सकती है। सो साइन इंटीजर भी हो सकता है, अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है। शॉर्ट जो कि छोटी सी वैल्यू आपको स्टोर करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी साइज की है तो शॉर्ट आप यूज कर सकते हो। देन लॉन्ग, जैसे मैंने कहा था कि इंटीजर अगर 2 बाइट का है तो लॉन्ग जो है आपका 4 बाइट का रहेगा जिसमें आप ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपके डेटा टाइप्स हैं। देन आपको एक असाइनमेंट है सबको, आपको नेक्स्ट मुझे एक पेज पे लिखना है एंड मुझे वो सेंड करना है। सबको असाइनमेंट है, सेकंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट सबको कंपलसरी असाइनमेंट है। पेज पे लिखना है एंड मुझे सेंड करना है। क्या लिखना है? डेटा टाइप, उसका साइज इन बाइट एंड उसकी रेंज, सबको फाइंड आउट करना है। एंड ये असाइनमेंट है आपका, तो ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। क्या लिखना है? डेटा टाइप मीन्स उसका नाम, देन उसका साइज, देन